Welcome to We Learn Networks. This is session number 19 of subject Economic and Social Environment. The topic that we will cover in these sessions are economic reforms and growth rate of GDP, economic reforms and control of inflation, economic reforms and their impact on poverty, economic reforms and employment, economic reforms and foreign investment, economic reforms and India's external debt, economic reforms and India's foreign trade, neglect of agriculture, major sin of economic reform. Economic reform introduced in 1991 by Congress first government led by R.V. Narasimha Rao have completed 13 years. The period is long enough to make an assessment of their impact on the common man in terms of more employment, stabilization of prices of articles of essential consumption or control of inflation, a better spread of growth benefiting the weaker sections of society. In other words, its effects on social justice. इंट्रोड्यूस जब हुआ था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म, आज उसको 13 इयर्स हो चुके हैं और ये जो रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 1991 में स्टार्ट हुआ था और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट करा था कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन द लीडरशिप ऑफ R.V. नरसिम्हा राव. ये जो पीरियड था वो बहुत ही बड़ा था और इनमें हमने बहुत सारे असेसमेंट किए हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे एम्प्लॉयमेंट पे. किस तरीके से हम किसी प्राइस आर्टिकल के प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पे किस तरीके से हम वीकर सेक्शंस में बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, इन चीज़ों पे यह हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म बताती है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी आज ग्रो हुई है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ रेट ऑफ GDP से कैसे रिलेट करता है? As per the World Development Report indicators 2000 and 2001, India was the 10th fastest growing economy in the world in terms of GDP per capita. World Development Report के हिसाब से इंडिया 10th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, जिनमें जब हमने मेजर किया उसे GDP पर कैपिटा की टर्म्स में. ओनली चाइना बाय 8%, साउथ कोरिया बाय 6.6%, Hong Kong by 6%, Thailand by 5.5%, Singapore by 5.1%, Indonesia by 4.5% and Pakistan by 4.2% are ahead of India. इंडिया की जो ग्रोथ रेट है GDP पर कैपिटा के अकॉर्डिंगली वो 3.8% है फ्रॉम द लास्ट 5 decades. Last 5 years have witnessed a GDP growth rate of average 6% in a scenario of depressing growth rate of America, Europe and several Asian countries bearing China. Last 5 years में GDP ने बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं 6% की एवरेज से, और ये जो ग्रोथ रेट्स हैं ये अमेरिका, यूरोप और बाकी जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनके हिसाब से है, जिनमें एशियन कंट्रीज़ में चाइना इंक्लूडेड नहीं है. बाकी जितनी भी एशियन कंट्रीज़ अमेरिका और यूरोप है उनके 5 साल के GDPs में 6% की एवरेज रेट से हमने GDP ग्रोथ देखी है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट्स इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हैज़ बीन क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. गवर्नमेंट का जो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहा है. India's inflation in the past has been triggered by exogenous shocks such as droughts and adverse terms of trade exchanges and more particularly import bills of oils. जो गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन रिकॉर्ड है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है और ये इंडिया की जो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड है वो पास्ट डेकेड में, पास्ट ईयर्स में कुछ अच्छी तरीके से एक्सोजिनस शॉक से ट्रिगर्ड हुई है, जैसे कि ड्रॉट्स पड़ना या फिर ट्रेड एक्सचेंजेस में इंपोर्ट बिल्स का होना ऑफ ऑयल. तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट दिखाए ट्रेड एक्सचेंजेस ने और इंपोर्ट बिल्स ने बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट या फिर ड्रॉट्स दिखाए हैं हमारी इंडिया की इन्फ्लेशन में. While the first 5 years 1991 to 96
did not show up encouraging results in terms of controlling inflation due more to the endogenous factors taking supremacy over the exogenous factors. Subsequent 8 years took a sustainable route to reduce inflationary trends. पहले 5 साल जो हमारे 1991 से 1996 में थे, उन्होंने कुछ भी एनकरेजिंग रिजल्ट शो नहीं किया था इन्फ्लेशन के लिए, पर और ये जो इन्फ्लेशन जो थी वो कंट्रोल होती थी एंडोजिनस फैक्टर्स पे, पर जब एक्सोजिनस फैक्टर्स सुप्रीमेसी में आए, जब वो सुप्रीम कंडीशंस में आए, तो जो सब्सीक्वेंट 8 ईयर्स थे 1996 से 8 ईयर्स जितने भी थे, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा सस्टेनेबल रूट डेवलप किया था ताकि हम इन्फ्लेनेटरी ट्रेंड्स को रिड्यूस कर सकें. The intra-year variation reflected temporary movements in wholesale price index. जो इंट्रा ईयर थे हमारे 1996 से और 8 ईयर्स के बीच में जितने भी ईयर्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन दिखाई थी और कुछ टेम्पररी मूवमेंट्स दिखाई थी होलसेल प्राइस इंडेक्स में. The low inflation rate was in way responsible for reduced interest rate, making a sustained real growth rate possible and breaking the viscous cycle of high inflation, high interest rate, low investment, low growth, high prices. तो ये बहुत ही अच्छी बात थी कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट थी वो कम थी, और ये जो इन्फ्लेशन रेट थी वो रिस्पॉन्सिबल थी बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी क्योंकि रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट हम अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए यूज कर रहे थे. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी. Another claim made by government is the proportion of population below the poverty line declined from 25.49% in year 1987 to 88 to 18%, almost approx 19% in 1993 to 94. The lower incidence of poverty in 1903 and 94, despite the intervening crisis of 91 to 92, suggested that the various policies and programs adopted in the process of economic reform have helped the poor in the country. जो दूसरा क्लेम जो हमारी गवर्नमेंट करती है वो ये करती है कि पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में पॉवर्टी लाइन है वहाँ पे जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 25.49% से 18.96% पे. ये जो लोअर इंसिडेंस है पॉवर्टी का वो बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम्स की वजह से हुआ है, और इकोनॉमिक जो हमने एडॉप्शन की है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, उनकी वजह से ये रिफॉर्म्स जो है वो कामयाब रहे हैं और इन बहुत ही ज़्यादा हमारे पुअर्स को मदद मिली है. Exploding the myth of poverty reduction, the economic and political weekly writes, it is surprising that Planning Commission should continue to release these estimates obtained by its conventional method. Less than 3 years ago, a high-level expert groups on estimation of proportion and number of poor composed of eminent statisticians and economists and appointed by the Planning Commission recommended certain important modification to the recommendations. The two most important were the discontinuance of the Commission conventional methods of estimating properties. जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थे, और प्लानिंग कमीशन ने ये सरप्राइज जताया था कि किस तरीके से ये अपने गवर्नमेंट जो है अपने इन एस्टिमेटेड मेथड्स को रिलीज कर सकती है पब्लिक के आगे विद कन्वेंशनल मेथड्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन 2003, targeting 10 million employment opportunities per year in the 10th 5-year plans, unemployment rate in India has increased significantly since 1993 to 94 and above was 73% in 1999 to 2000
compared to 6% in 1993 to 94 on current daily status basis. प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो 10 मिलियन एम्प्लॉयमेंट का टारगेट था 5 ईयर प्लान्स में, 10 5 ईयर प्लान्स में, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हुआ फ्रॉम 7.3% टू 6%. The organized sector employment generating capacity came down to near zero and in public sector negative in most cases. Organized sector में employment generation capacity almost zero पे आ गई थी और public sectors में तो वो negative में चल रही थी in many cases. This is primarily because of, ये जो प्रॉब्लम थी वो प्राइमरीली किसकी वजह से हुई थी? द प्रेजेंट पॉलिसी शेडिंग एक्सेस लेबर डेट दिस सेक्टर इज कैरिंग इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग मार्केट कंपटीशन ऑफन नोज एट राइट साइजिंग. जो प्रेजेंट पॉलिसी शेडिंग एक्सेस लेबर है इस सेक्टर में सिर्फ इस वजह से कैरी आउट किया जाता है कि किस तरीके से मार्केट में कंपटीशन ग्रो कर रहा है, और इसे हम कभी कभार राइट साइजिंग भी कहते हैं. जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जीरो करने का, वो है द ट्रेंड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग कैपिटल इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ आउटपुट. हम टेंड करते हैं कि किस तरीके से हम अपने आउटपुट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करें. थर्ड पॉइंट है द पैटर्न ऑफ ग्रोथ मूविंग इन फेवर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स. जो पैटर्न है ग्रोथ मूविंग फेवर्स का वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में होता है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. One of the major achievement of new economic reforms was that it provided a big boost to the inflow of foreign investment. जो मेजर अचीवमेंट होती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में वो एक ज़्यादा बूस्ट होता है अगर हमारे पास में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो होता है. हम जब देखते हैं कि हमारे पास में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो है तब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट शो कर रहे हैं. Since 1991, continuous efforts have been made to liberalize and simplify the norms and procedures pertaining to FDI. 1991 से हम ट्राई कर रहे हैं, continuous effort लगा रहे हैं कि किस तरीके से हम liberalize करें हमारी FDI reforms को और उनको simplify करें. Responding to the policy efforts, foreign investment inflows to India picked up sharply in 1993-94 and have been sustained at a high level with an aberration in 1998 to 1999. ये कहता है कि जो पॉलिसी एफर्ट्स थे वो रिस्पॉन्ड करते थे हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो को, और इंडिया जो थी वो शार्पली पिक करती थी 1993 से, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंडिया ने सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया था हाई लेवल पे इन 1998 टू 1999. An industry breakup reveals that the direction of FDI inflows has undergone a structural change over the reform periods in line with the policy efforts. इंडस्ट्री ब्रेकअप ने रिवील किया है कि जो हमारी FDI की डायरेक्शन है इनफ्लोज की वो बहुत ही ज़्यादा मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस से गुजरी है, जहाँ पे पॉलिसी के बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आए हैं. The volatility of these FDIs was witnessed in post-election scenario of the capital market when the FDI withdrawals were significant and the Sensex fell by nearly 1,000 points in a matter of just 1 week. जो volatility थी FDIs की उन्होंने विटनेस किया कि किस तरीके से इलेक्शन के बाद का जो सिनेरियो आता है वहाँ पे गवर्नमेंट ने या फिर कैपिटल मार्केट ने एक्ट करना स्टार्ट किया, किस तरीके से हमने एफडीआई का विड्रॉल स्टार्ट किया. टेबल शो कर रही है फ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज को बाय कैटेगरीज, किस किस कैटेगरीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फ्लोज हुए हैं और किस किस ईयर में वो ज़्यादा हैं, और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो US मिलियन डॉलर्स में रिप्रेजेंटेड हैं.
फर्स्ट जो आइटम है, फर्स्ट जो कैटेगरी डिफाइंड है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, और दूसरी जो कैटेगरी है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडियाज एक्सटर्नल डेप्थ। India's external debt has risen from rupees 130220 crores in 1990s to rupees 311972 crores in 1995, indicating a growth rate of 19.1% per annum. Judged by the debt service ratio criteria, the former finance minister Dr. Manmohan Singh recognized that दिस रेशियो रिमेन्स हाई बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो इंडिया की एक्सटर्नल डेप्थ थी वो राइज कर गई 13200 करोड़ से 311972 करोड़ तक 1995 में, जिन्होंने एक ग्रोथ रेट शो किया 19.1% का। ये जज किया गया है डेब्ट सर्विस रेशियो क्राइटेरिया से, और फॉर्मर प्राइम एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, इन्होंने इन स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया है और ये भी बोला है कि ये हमेशा हाई रहेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। Data about the growth of India's external debt from 1991 to 2002, the period of intensive economic reform, shows that India's external debt rose from US $83.8 billion in 1991 to US $98.5 billion in 2002, indicating the growth rate of 11.5% per annum. ये भी डेटा जो है वो ये भी बताते कि इंडिया की एक्सटर्नल डेप्थ ने बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है 1991 से 2002 में। पहले जो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वहाँ पे इंडिया की एक्सटर्नल डेप्थ थी 83.8 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स, पर 2002 में वो इंक्रीज होके 98.5 बिलियन डॉलर्स हो गई थी। Economic reforms and India's foreign trade. Data about the trend of export and imports are given in table 22.7. The data reveals that efforts of export promotions were more than nullified by the policy of important liberalization. जो पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन की वो यहाँ पे आई थी। डेटा बताता था कि किस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रेंड्स बताए जा रहे हैं, और ये डेटा रिवील करता था कि किस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन को नलीफाई किया जा रहा है और जो भी इंपोर्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसी है उनमें इंक्रीज आ रहा है। द ट्रेड गैप नैरोड ओनली इन दोज ईयर्स इन विच इम्पोर्ट ग्रोथ वॉज रिस्ट्रिक्टेड बट एक्सपोर्ट प्रमोशन वॉज एक्सेलरेटेड। ट्रेड गैप नैरो करता है कि किस तरीके से इंपोर्ट ग्रोथ होगी या रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, या फिर किस तरीके से हम एक्सपोर्ट प्रमोशंस को एक्सेलरेट करेंगे। निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, द मेजर सिन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जब हमने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट करना बंद कर दिया, ये बहुत ही बड़ा सिन था हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, और एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे। Indian agriculture has become a long way since independence. Its performance over the last 50 years has, however, revealed both its strengths and weaknesses. Indian agriculture की जो इंडिपेंडेंस की जो रेस है वो इंडिपेंडेंस टाइम से ही है, और पिछले 50 ईयर्स से इंडियन एग्रीकल्चर ने रिवील किया है दोनों ही साइड्स, उसकी स्ट्रेंथ्स भी रिलीज़ की हैं और उसकी वीकनेस भी रिलीज़ करी हैं। While its main success story has been output growth, particularly of food grains, this achievement has been counterbalanced by some other factors. ये जो मेन सक्सेस स्टोरी है आउटपुट ग्रोथ रेट की वो बिकॉज सिर्फ फूड ग्रेन्स की वजह है, और इस फूड ग्रेन्स ने ही सिर्फ काउंटर बैलेंस कर लिया बाकी सारी अचीवमेंट्स को। जो कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने काउंटर बैलेंस किया इस सक्सेस स्टोरी को वो है डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर ग्रोथ। जो मेजर क्रॉप थी उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा डिक्लीमेंट हमने शो किया। स्लो एक्सपेंशन ऑफ इरीगेटेड एरियाज, जितने भी इरीगेटेड एरियाज हैं उनकी स्लो एक्सपेंशन हुई थी। फॉलिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इनएडिकेट एक्सटेंशन
सर्विसेज। हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट में फॉल ना करके, एग्रीकल्चर में फॉल ना करके, बाकी जितने भी मर्चेंडाइजर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, इनएडिक्वेट एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। एक्सट्रीमली लो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट एलोकेट की गई है और इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। डू इट योरसेल्फ। These are the questions that you have to do by yourself. First one is discuss the benefit of foreign investment flow received by Indian economy and what are the problems generated by these flows. And second one is what are the major sin of the economic reforms. Thank you and have a nice day.